हाय दोस्तों, मैं एम.के. सिंह आई आनंद इंग्लिश क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि का शुभकामना भी देता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के सेगमेंट में मैं आपको जो इशारा करूंगा आप उसे समझेंगे तो शायद परीक्षा में आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। वो इशारा क्या है, वो होगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पढ़ाई के अंतर्गत जिनको समझने के लिए आपकी इंस्टिंक्ट की ज़रूरत होती है। और वो रियल इंस्टिंक्ट क्या होता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, आप जानते हो इसको। वो बोलचाल की भाषा आती है कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। तो मैंने यही कहा, इशारों को अगर समझो, तो मैं इशारा करता हूं तो उसके अंदर जो राज होंगे वो राज को मैं खोल के आपके सामने रखूंगा, जिसे अगर आप समझते हैं तो शायद आपकी बल्ले बल्ले होगी। चलिए, आज के इस सेगमेंट में मैं आपके वर्ब के मिजाज के बारे में, मूड के बारे में आपसे बातचीत करने आया हूं कि वर्ब, क्रिया, इसके मिजाज। जैसे आप मान लो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आप एक्शन को पकड़ो, और जब आप एक्शन को पकड़ोगे तो उसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि हमें सबसे पहले मैंने एक्शन को पकड़ा, उसके बाद मेरे सामने क्या आता है, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी क्रिया को करने वाला। उसके बाद आएगा रिसीवर ऑफ द एक्शन, क्रिया का फल किस पर पड़ता है। और ये दो खेल वर्ब इतने शालीनता से और इतनी महीनी से खेलता है किसी सेंटेंस में जहां पर हम आप फंसते हैं। सारा ग्रेट गेमलर होता है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ग्रेट गेमलर वर्ब होता है, इसे याद रखें। सारा गेम प्लान वर्ब का ही होता है। उसके बाद हम आप उलझे रहते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन में, लेकिन गेम प्लान और वास्तविक में जो होता है मास्टरमाइंड वर्ब ही होता है। तो आइए अब उसके मूड के बारे में आपको मैं, मूड की सही हिंदी, उचित हिंदी जो होती है वो होती है वृत्ति। वृत्ति मतलब मिजाज। मूड क्या होता है, तो मूड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के मूड, वृत्ति। तो जब आप उसको वर्ब को क्लासिफाइड करोगे मूड के आधार पर, तो वर्ब दो भागों में क्लासिफाइड होगा, यानी वर्ब दो मूड में आता है। यदि किसी सेंटेंस में आप वर्ब को लाते हो तो वर्ब दो ही वृत्ति से, दो ही मूड से काम करता है। वर्ब का जो पहला मूड होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फाइनाइट, और एक जो मूड होता है उसको कहते हैं हम लोग नॉन फाइनाइट। फाइनाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो फाइनाइट का हिंदी हुआ सीमित, और नॉन फाइनाइट का हिंदी हो गया असीमित। हिंदी के शब्दों को सुनने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि इन चीजों को मैं जानता हूं, सीमित और असीमित, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ये वर्ब के मूड के नाम हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में जब वर्ब आता है तो उसका मूड दो तरह से काम करता है। एक मूड जिसको कहा गया क्या, फाइनाइट, और दूसरा मूड जिसको क्या कहा गया, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट को हिंदी में क्या कहा गया, सीमित, और नॉन फाइनाइट को क्या कहा गया, असीमित। अब इस शब्दावली को पकड़ना है, सीमित और असीमित का अर्थ क्या होता है, यानी कैसी क्रिया की कौन सी मूड होती है जिसे हम सीमित मानते हैं, और क्रिया की ऐसी कौन सी मूड होती है जिसे हम असीमित मानते हैं या कहते हैं। इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूं। तो देखिए, वह क्रिया, वैसी क्रिया, फाइनाइट क्रिया, फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं, यानी सीमित क्रिया कहलाती हैं, जो क्रिया अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलकर वाक्य का अर्थ देती हैं। ऐसे क्रिया को ही हम सीमित क्रिया कहते हैं। सीमित मतलब क्या, सीमा में आना। तो आप याद रखो, आप जानते हो इस बात को, तो आप यहाँ पर काम क्या करना, जानना और मानना दोनों अलग अलग चीजें हैं। गाना गाते हैं ना,
दिल है कि मानता नहीं, लेकिन जब आप पढ़ाई पे आते हैं तो कहते हैं खोपड़ी है कि जानता नहीं। इसी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है, दिल है कि मानता नहीं और खोपड़ी है कि जानता नहीं, क्योंकि खोपड़ी जानेगा और दिल मानेगा। इसी तरह के कोऑर्डिनेशन जब होते हैं हमारे यहाँ से और यहाँ तक, तब वो जो पढ़ाई हम करते हैं, उस वक्त की जो हमारी पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई बिल्कुल उपयोगी होती है, टू द पॉइंट होती है, और जब चाहें हम उस पढ़ाई का उपयोग कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, जानना अलग प्रक्रिया है और उसका प्रैक्टिस अभ्यास अलग चीज है। पुस्तक में रखी गई ज्ञान विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर काम नहीं देता है। ये मेरी उक्ति नहीं है, ये बहुत बड़े लोगों की उक्ति है। मैंने क्या कहा? पुस्तक में रखा गया ज्ञान या विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन समय आने पर काम नहीं देता है। मतलब आपका 50,000 रुपया मेरे यहाँ बाकी है, वो पैसा मेरे नहीं है, आपके हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है तो उस वक्त हम लौटा पाए, तो आप ही का पैसा है, लेकिन समय आने पर काम नहीं देगा क्योंकि वो पैसा आपके पास नहीं था, दूसरे के पास था। ठीक उसी तरह से पुस्तक में रखी गई विद्या समय आने पर काम नहीं होता है, उस विद्या को अपने पास लाना होगा, और पास लाने के लिए ये कोऑर्डिनेशन जरूरी है। दिल है कि मानता नहीं और खोपड़ी है कि जानता नहीं, इन दोनों को हम मिलाएंगे और तब देखिए कि हमारा इन्फ्लुएंस क्या आता है। कौन सी क्रिया सीमित क्रिया? क्या कहा गया सीमित क्रिया के बारे में? वह वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार उसकी सीमा में आ जाए और टेंस के अनुसार उसकी सीमा में रहकर वाक्य का अर्थ देती हैं। ऐसे ही क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यानी सीमित क्रिया कहते हैं। कैसे? आप इसको एग्जांपल से भी देख सकते हो। जैसे आप लिखते हो आई गो, गो वर्ब है, ये भी गो वर्ब है, आप लिखते हो ऐसा, लेकिन ये जो सब्जेक्ट इसका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर था तो इसके साथ गो आया। अब फिर हम सब्जेक्ट को बदल देंगे, आई की जगह पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ले लेंगे, तब ये वर्ब क्या करता है? अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन की सीमा में आने के लिए ये क्या बन गया? गोज बना या नहीं? आई गो, ही गोज, ऐसा हो गया या नहीं? और टेंस के अनुसार भी अपना रूप बदलेगा। अब देखो कैसे, तो आई गो है तो इसको आप आई वेंट लिख सकते हो या नहीं? यानी गो का ही प्रेजेंट से ये पास्ट होगा या नहीं? टेंस के अनुसार ये रूप बदल लिया कि नहीं? टेंस का प्रभाव इस पर आया कि नहीं? और जैसे ही गोज है, इसी को फ्यूचर में ले जाएं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ही विल गो। तो आप गौर करें, गो, गोज, वेंट, विल गो, ये क्रिया की वृत्ति है, यही पकड़ना है आपको। आई था यानी वह क्रिया सीमित क्रिया कहलाती हैं जो क्रिया अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन की सीमा में आकर तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलकर वाक्य का अर्थ देती हैं। ऐसे क्रिया को ही हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, सीमित क्रिया कहते हैं। अब आइए दूसरी चीज क्या, दूसरा टर्मिनोलॉजी क्या था? नॉन फाइनाइट। इसकी हिंदी क्या हुई? असीमित। असीमित का मतलब है अ मतलब नॉट, अ की अंग्रेजी नॉट, सीमित मतलब जो किसी की सीमा में ना हो। तो वर्ब किसकी सीमा में रहती हैं? पहले ये जानिए, देखिए आप यहाँ गौर कीजिए, वर्ब किसकी सीमा में आती हैं? अगर वर्ब किसी वाक्य में आती हैं तो वो किसकी सीमा में आती हैं? तो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन की सीमा में आती हैं तथा टेंस के दायरे में आती हैं। टेंस के दायरे में रहकर वाक्य का अर्थ देती हैं। तो ठीक इसके अपोजिट, इसके उल्टा अगर हम बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट, यानी वह क्रिया, वह वर्ब जिस पर ना तो उसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव हो, ना ही उसकी सीमा में वो आए और ना ही किसी टेंस का कोई प्रभाव है, यानी उस पर किसी टेंस का भी कोई प्रभाव ना पड़े। मेरे कहने का आशय हुआ जैसा प्रेजेंट टेंस में वैसा पास्ट टेंस में वैसा फ्यूचर टेंस में, जैसा आई के साथ वैसा सी के साथ, वैसा दे के साथ, वैसा ही के साथ, वैसा यू के साथ, वैसा वी के साथ। यानी सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन कोई रहे वो जैसा था वैसा ही रहेगा। टेंस कोई रहे, प्रेजेंट रहे, पास्ट रहे, फ्यूचर रहे, उस पर ना तो किसी टेंस का प्रभाव पड़ेगा और ना ही सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का प्रभाव पड़ेगा। यानी
अभी मैंने क्या कहा, असीमित का मतलब क्या है, जो सीमा में ना हो, जिसकी सीमा ना हो, यानी किस सीमा में वर्ब रहता है, तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन की सीमा में रहता है। और किसकी सीमा में आ सकता है वर्ब, तो टेंस की सीमा में आता है, यानी प्रेजेंट से पास्ट होता है, प्रेजेंट से फ्यूचर होता है, तो उस पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो वर्ब ऐसे होंगे उनके साथ, उन्हीं को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कैसे, तो आप लिखते हैं आई के साथ आपने लिया हैव, आई और हैव। देखिए ये जो हैव है ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन की सीमा में है, और इसी आई को अगर आप सी में बदल देंगे तो देखिए यही हैव अपने सब्जेक्ट की सीमा में आने के लिए क्या बन जाएगा, हैज। और इसी हैव को अगर टेंस की सीमा में आप लाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसा, दे हैड। अगर इसी को आप फ्यूचर की सीमा में लाएंगे तो ये बन जाएगा ऐसा, यू विल हैव। तो देखिए ये भी क्रिया है, ये कैसी क्रिया है, तो देखिए इस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का तथा टेंस का प्रभाव है या नहीं, या उसकी सीमा में, दायरे में है या नहीं। आई हैव, यही हैव अगर सी के साथ आया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, तो हैव से बदल कर क्या बन गया, हैज। और यही हैड अगर पास्ट टेंस में आया तो क्या बना, हैड। और अगर इसी हैव को फ्यूचर टेंस में ले जाना चाहे तो क्या बन गया, विल हैव। ये कैसी क्रिया है, बोलिए। यानी पूछने का मतलब ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। आप गौर करें, ये हैव कैसी क्रिया है, आपसे पूछा गया कि हैव कैसी क्रिया, फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट, तो आप क्या बताओगे, फाइनाइट। क्यों, इसलिए कि देखा जा रहा है कि हैव ऐसा वर्ब है जिस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का भी प्रभाव है तथा टेंस का भी प्रभाव है। अब जो ऐसी क्रिया फंक्शन देती है ऐसी क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन अब इसी में एक और वर्ब को हम जोड़ते हैं, क्या, आई हैव टू गो, शी हैड टू गो, they had to go, you will have to go। ये भी तो एक क्रिया है, ये भी तो एक वर्ब है। गौर करें आप इसके नेचर पर, इसके मूड पर गौर करें। क्या देखते हैं सब्जेक्ट के दायरे में है या नहीं, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के दायरे में ये आया या नहीं। आई तब टू गो, सी तब टू गो, दे तब टू गो, यू तब टू गो। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव है देखा जाए, बिल्कुल नहीं। चलिए अब टेंस से देखते हैं, प्रेजेंट टेंस तब टू गो, प्रेजेंट टेंस तब टू गो, पास्ट टेंस तब टू गो, फ्यूचर टेंस तब टू गो। यानी टेंस का कोई प्रभाव है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, नॉन फाइनाइट। यानी वह क्रिया जिस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का प्रभाव हो तथा टेंस के अनुसार जो रूप बदल ले, वैसी क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं, तो फाइनाइट। और वह क्रिया जिस पर ना तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव हो, ना ही किसी टेंस का प्रभाव हो, उस क्रिया को ही कहते हैं हम नॉन फाइनाइट। मुझे पता है आपने भी इसे समझा होगा, जाना होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपके साथ ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये चैप्टर जो है बहुत ही सीमित है, छोटा है, लेकिन परीक्षा उपयोगी है। छोटे चैप्टर्स हैं, खास करके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब इसी चैप्टर को मैं खोलूँगा, आपके सामने रखूँगा। मैं समझता हूँ कि इतनी सारी चीज़ों का अध्ययन अगर आप गौर से करो, पहले तो ये जानो वर्ब की वृत्ति क्या होती है, वर्ब की कितनी वृत्तियाँ होती हैं, तो दो। एक वृत्ति जिसको फाइनाइट यानी सीमित कहते हैं, दूसरी वृत्ति जिसको नॉन फाइनाइट यानी असीमित कहते हैं। सीमित क्या हुआ, आपने देखा, एग्जाम्पल से समझा, वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन की सीमा में आती हो तथा टेंस के दायरे में आ जाती हो, ऐसे क्रिया को ही हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन की सीमा में ना आती हो और ना ही किसी टेंस के दायरे में आती हो, ऐसे क्रिया को ही हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। और अब इनके फंक्शंस होंगे जिसे हमें समझना पड़ेगा, अपने अंदर ढालना पड़ेगा, और इन चीज़ों का जब आप अध्ययन करोगे तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा, इशारों को अगर समझते हो तो राज को राज रहने दो, और इसी को कहते हैं विक्टोरिया नंबर 302। आज के सेगमेंट के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं इन चीज़ों को आपके सामने खोल के रखूँगा, और मुझे पता है आप आनंदित भी होंगे
और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में मेरे तरफ से। तब तक के लिए आपको जय हिंद और नवरात्रि की शुभकामनाएं।